अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। वीडियो का सेकंड पार्ट है वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने डिस्कस किया था और अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं क्विकली। अभी जो है वो मैं थोड़ा क्विकली करूँगा क्योंकि पिछली ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट डाउन कर लें और ये फॉर श्योर जो है वो आपसे पूछे जाएंगे एम्बेसी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चेक रिपब्लिक और इन द यूनिवर्सिटी। सो आपको अपने प्रोग्राम का जो नेम है वो एग्जैक्टली याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, जैसे जो है मेरा एमएससी इन्वायरमेंटल मॉडलिंग है, बैचलर्स है इंटरनेशनल बिजनेस है, या एमएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, एमएससी जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वट एवर जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इज द प्रोग्राम एक्रीडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफ चेक रिपब्लिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो डिग्री या प्रोग्राम करने जा रहे हैं या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन उससे एक्रीडेटेड है या नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से या नेशनल टेक्नोलॉजी कौंसल से जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, या जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल की जो एजुकेशन है, जो डिग्री आप करने जा रहे हैं वो मेडिकल की जो कौंसल है उससे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ताकि आपको प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद जो उसकी रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन है, जो उसकी सर्टिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अपने जो प्रोग्राम है उसका जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टाइम टेबल ऑफ योर क्लासेस। आपका जो सेमेस्टर है, अगर आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और आप अपने वीज़ा प्रोसेस के साथ लेट हैं, या अगर आप पहले भी हैं और आपके यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके अंदर आपका टाइम टेबल जो है वो अपलोड हो चुका है और आपकी ऑनलाइन इनरोलमेंट हो चुकी है, तो फिर तो आपको अपना टाइम टेबल जो है वो मस्ट पता होना चाहिए। अगर आपकी इनरोलमेंट नहीं हुई और आप अपना जो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपका जो यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, या आपकी कोऑर्डिनेटर, आपके एडमिशन कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो अगर नहीं बताया तो आप सिचुएशन जो है वो शेयर करें, ठीक है। अगर आपको पता आपके पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन तो उसको जो है वो प्रिपेयर करें, चेक करके प्रिपेयर करके जाएं। आपको टाइम टेबल जो है उसका पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्लासेस कितने दिन होने जा रही हैं और किस टाइम से किस टाइम तक होने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी क्लासमेट्स आर यू गोइंग टू हैव। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपकी इनरोलमेंट हो जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में पता चल जाता है कि आपके कितने क्लासमेट्स हैं। हर प्रोग्राम के हर सब्जेक्ट के जो है वो सेपरेटली आपको उनकी जो एक नंबर ऑफ क्लासमेट्स हैं आपके उनको पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसको चेक करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। हाउ यू सीन द सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम, sorry, have you seen the syllabus of the program, which subjects are you going to have during the first semester of your studies। it's very very important question, ये मुझसे भी पूछा गया था, ठीक है, कि अगर आपने अपना स्टडी प्लान जो है, आपका जो कैटलॉग है स्टडी का, आपके प्रोग्राम का, ठीक है, जो स्टडी प्लान है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड के अंदर कौन से हैं, थर्ड के अंदर कौन से हैं, फर्स्ट के आपको इम्पोर्टेंटली पता होने चाहिए, ठीक है। सारे बाय टाइटल उनके जो है वो बाय नेम आपको सारे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, उनके कोड्स भी पता होने चाहिए। मुझसे ये पूछे भी गए थे, और अगर किसी सब्जेक्ट्स का नाम उससे पूछा गया तो उस सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है, प्रोग्रामिंग 1 क्या है, या हाइड्रोलिक्स क्या है, या इन्वायरमेंटल हाइड्रोलॉजी क्या है, या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कोई सब्जेक्ट्स है, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, या डिप्लोमेसी की डेफिनेशन, कुछ इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है वीज़ा ऑफिसर आपसे। Question number 17, what is the ECTS system? ECTS basically stands for European Credit Transfer System. Basically if you wish to study your rest of अगर आप यहाँ पे आए, if you are here in Czech Republic, you have finished your first semester or second semester or third semester, if you have finished your first semester and you wish to study one part of your studies, like a second semester or third semester in any other European country, so ECTS system basically allows you to transfer your credits that you have already completed in your first university.
So ECTS is basically stands for European Credit Transfer System, and it allows you, if you are wish to study your rest part of study in any other university in any other country, so it allows you, so you can do it through ECTS system. Okay, so it allows you to do this. So what is the degree certificate at the end of the program? तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या डिग्री टाइटल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मास्टर्स के बाद यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं तो आपको एमएससी इंजीनियर का टाइटल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द वेब पेज ऑफ द यूनिवर्सिटी? आपको अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका पता होना चाहिए। हु वाज योर कॉन्टैक्ट पर्सन एट द यूनिवर्सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कोऑर्डिनेटर है या आपकी जो कोऑर्डिनेटर है एडमिशन प्रोग्राम, जो आपकी एडमिशन कोऑर्डिनेटर है उसका नेम, उसकी ईमेल एड्रेस, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आपका दो बंदों से या दो से ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन से भी, आपका ऑफिस से भी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन रही है, आपका जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, आप दोनों तीनों के जो है वो नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जितने लोगों से आपका जो है वो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर कांटेक्ट रहा है, जो आपको गाइड करते रहे हैं, जो आपके क्वेरीज, जो आपके क्वेश्चन जो है उनको आंसर करते रहे हैं, आप उनके बाय डेजिग्नेशन उनके नेम बता सकते हैं, उनका ईमेल एड्रेस भी जो है वो बता सकते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस टू द चूजन प्रोग्राम? क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन जिस प्रोग्राम में हुआ उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या था, ऑनलाइन था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कितनी फीस थी, क्या डेडलाइन थी, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ डिड यू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू अप्लाई? वाया ईमेल, राइट एन ईमेल, वाया फ़ोन, राइट अ फ़ोन नंबर प्लीज़। मतलब आपने एडमिशन का प्रोसेस क्या था, ठीक है, आपने उसकी अगर इन्फॉर्मेशन किसी से ली है तो आपने वाया ईमेल ली थी, फ़ोन नंबर कॉल पे ली थी, ठीक है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो वो ही अगेन कोऑर्डिनेटर का या स्टडी ऑफिस या इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस से जिस बंदे से आपका कॉन्टैक्ट था उनके नाम आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट द यूनिवर्सिटी? अगेन क्वेश्चन, क्या आपका जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था या थी उसका नाम क्या था? हैज़ एनीवन हेल्प यू टू अप्लाई और यू डिड एवरीथिंग एज योर ओन? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपने इसका बताना है कि नोबडी हेल्प्ड मी, आई डिड ऑल द प्रोसेस एज माई ओन। कुछ भी नहीं बताना। अगर किसी फ्रेंड ने भी आपको हेल्प की है, जाहिर सी बात है बंदा पूछता ही है, अपने दोस्तों से पूछता है, अपने कोलीग से पूछता है, अपने सराउंडिंग में बंदा कोशिश करता है, जो लोग पहले जा चुके हैं या जिसको इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको नहीं है तो आपने नहीं बताना, आपने यही बताना है कि आपने हर चीज़ जो है वो खुद से की है, और अगर आपकी किसी ने हेल्प किया, आपकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने, आपकी एडमिशन कोऑर्डिनेटर ने की है, और आप हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से और एम्बेसी की वेबसाइट से सर्च करते रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स? स्टेट द डेडलाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लीज़। आपने जब एडमिशन अप्लाई किया था उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी और उसकी डेडलाइंस क्या थी, उसकी लास्ट डेट क्या थी एडमिशन अप्लाई करने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे, ठीक है, फीस कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द डेडलाइन फॉर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन? अगेन ये चीज़ रिपीट है, आपको ये पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, हैव यू पेड द ट्यूशन फी ऑलरेडी? इफ़ यस, हाउ मच हैव यू पेड? कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपसे फ़ीस जो है वो एडवांस में लेती हैं। जब आपको एडमिशन ऑफर होता है, आपकी जो इंटरनल एवेल्यूएशन है वो कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी ट्यूशन फ़ी पे करना होती है, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपने कितनी फ़ीस पे की है चेक राउंड्स के अंदर, ठीक है, और वो आपने कैसे पे की है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने किसी दोस्त से पे करवाई है या आपने ऑनलाइन की है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, कैसे किया है, वट एवर, ये भी आपसे पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए कितनी फ़ीस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट रिफंडेबल इन केस ऑफ वीज़ा डेनियल? आपकी फ़ीस जो है, मिसाल के तौर पे आपको वीज़ा मिलेगा तो आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट अलाउ कर देती हैं। इनरोलमेंट जब आपकी स्टडी में हो जाती है, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपको फ़ीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। इनरोलमेंट के बाद फीस रिफंड नहीं होती। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी भी होती है, लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है
आपकी एक दफ़ा इन्रोलमेंट हो गई किसी स्टडी प्रोग्राम में किसी यूनिवर्सिटी में, आप उसके ऑफिशियल स्टूडेंट हैं, तो आपको उसकी फ़ीस जो है इन केस ऑफ वीज़ा डेनियल उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इन्रोलमेंट नहीं करवाई, ठीक है, आपकी इन्रोलमेंट यहाँ पे आने के बाद होगी, तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा तो आप यहाँ पे आएंगे ना। और अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो आपको फ़ीस जो है जो आपने ऑलरेडी पे की हुई थी वो आपको जो है वो वापस 100% रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको इसका पता होना चाहिए, आपने अपनी कोऑर्डिनेटर से कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, व्हेन डू द क्लासेस स्टार्ट। क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होने जा रही हैं, आपने अपनी कोऑर्डिनेटर से ये पूछ लेना है। व्हेन विल द क्लासेस फिनिश। क्लासेस मतलब कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर एंड कब हो रहा है। यहाँ पे यूजुअली सितंबर के एंड पे जो है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जो कि जनवरी या फरवरी में जाके जिसका सेमेस्टर का जो है वो एंड होता है, एग्जाम जो है वो फिनिश होते हैं। जनवरी के एंड में जो है वो क्लासेस आपकी फिनिश हो जाती हैं, फरवरी में उसके एग्जाम होते हैं नॉर्मली। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा वेरी भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंस व्हेन एंड अनटिल व्हेन यू नीड अ वीज़ा एंड व्हाई। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप जब वीज़ा सबमिट कर रहे हैं और आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होने जा रही हैं। लेट्स से कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 अक्टूबर को और आप वीज़ा सबमिट कर रहे हैं 1 सितंबर को, तो आप उसमें बताएं कि मुझे जो है वो मतलब 2 अक्टूबर को मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मुझे उससे पहले डेफिनेटली वीज़ा चाहिए ताकि मैं जो है वो वहाँ पे फिज़िकली जाके अपनी स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकूँ। और मुझे मिनिमम जो है वो 1 ईयर का, या आप बोले कि मुझे 2 ईयर का वीज़ा चाहिए, मेरा स्टडी प्रोग्राम जो है वो 2 ईयर का है, लेकिन आपको वीज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का ही वहाँ से मिलता है। लेकिन आप बोल दें 1 साल का, बोल दें 2 साल का, बोल दें, इट रियली डजेंट मैटर। उसके बाद हाउ डिड यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा अपॉइंटमेंट। 2 तरीके हैं इसके, या तो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट खुद से लेते हैं मिनिस्ट्री की एम्बेसी की वेबसाइट पे, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट सीन है, बांग्लादेश वाले भी इंडिया में ही अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट सीन है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो या तो आप पर्सनली हर 15 दिन के बाद मतलब कि 1 तारीख को और 15 तारीख को स्लॉट्स ओपन होती हैं, तो आप पर्सनली ईमेल करते हैं, आप वैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। या आपको स्टूडेंट रजीम के थ्रू स्टूडेंट मोड के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट मिलती है। तो जैसे भी आपको अपॉइंटमेंट मिली है, अगर स्टूडेंट रजीम के अंदर मिली है तो आप अपना वो बताएं। अगर आपने पर्सनली सिक्योर की है, पर्सनली ईमेल करके रिक्वेस्ट करके, तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर, वेयर यू फाउंड द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, I got all the information from a study coordinator, my program coordinator, and as well as I also searched on the embassy's website। कि आपको आपकी कोऑर्डिनेटर ने भी सारी इन्फॉर्मेशन दी, उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑफिस है, ठीक है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके अलावा आपने चेक एम्बेसी इस्लामाबाद या चेक एम्बेसी इंडिया जो न्यू दिल्ली है, वहाँ पे उसकी वेबसाइट से पे भी जाके जो है वो आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा की जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, वो आपने वहाँ से सर्च किए, ठीक है। हैव यू कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय योर सेल्फ और समवन हेल्प्ड यू। नोबडी हेल्प्ड मी, आई डिड ऑल द प्रोसेस एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज माई ओन। मतलब किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, आपने सारा प्रोसेस खुद किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने खुद से कलेक्ट किए, ठीक है। हाउ डिड यू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर एंड अकोमोडेशन कन्फर्मेशन। ठीक है, आपको जो है वो बाय पोस्ट मिले हैं, कोरियर के थ्रू मिले हैं, DHL गया है, ठीक है, PPL गया है, या स्टैंडर्ड चेक पोस्ट के थ्रू गए हैं, ठीक है। आपको जो है वो कोरियर के थ्रू मिले हैं इन ओरिजिनल, ठीक है, ये आपने उनसे बताना है। वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन चेक रिपब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रहने जा रहे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है प्राग में है, या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बर्नो में है, और आप कह दें कि मैं प्राग में रहने जा रहा हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे किसी कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाया है या किसी बंदे से करवाया, तो हो सकता है वो ऐसा भी कर दे, या आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज नहीं था तो आप खुद से भी ये गलती कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहीं पे अकोमोडेशन होनी चाहिए, और आपको अपनी अकोमोडेशन का एड्रेस जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है, विद स्ट्रीट नंबर और पोस्टल कोड, ठीक है। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ योर अकोमोडेशन, अगेन क्वेश्चन, आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। हाउ डिड यू फाइंड अकोमोडेशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन है तो आपने बताना है कि मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च किया और मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर से जो है वो इसके बारे में गाइडलाइन ली। अगर नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं, मैंने गूगल से सर्च किया, मेरी कोऑर्डिनेटर ने हेल्प की, ठीक है, मैंने खुद से इसके बारे में सर्च किया।
आगे है हाउ मच इज़ द रेंट पर मंथ। क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने जो अकोमोडेशन बुक की है उसका मंथली जो रेंट है वो कितना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जो है वो मिनिमम जो मंथली रेंट है जो यूनिवर्सिटीज़ की अकोमोडेशन है वो 3,500 चेक क्रोन से लेके 6,800 चेक क्रोन तक है। प्राइवेट अकोमोडेशंस भी हैं जो आपको शेयर्ड रूम या प्राइवेट अपार्टमेंट मिल जाता है, वो 8,000 से लेके 15-16,000 चेक क्रोन तक मिलेगा, जो कि प्राइवेट अकोमोडेशन होती है। उसके अंदर आपको शेयर्ड रूम भी मिल सकता है और आपका अपना एक स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो डॉर्मेट्री हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वो उनकी जो अकोमोडेशन की मंथली फ़ीस है वो रेंज करती है 3,500 चेक क्रोन से लेके 6,700 या 7,000 चेक क्रोन तक। ठीक है, आर यू गोइंग टू लिव अलोन। आप ये बताएं कि आपका जो रूम है वो शेयर्ड है या सिंगल है। ठीक है, आप सिंगल रहने जा रहे हैं या आपका शेयर्ड है, आपका कोई रूममेट भी होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्लेस ऑफ अकोमोडेशन। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सर्च कर लें सो इट्स बेटर। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकोमोडेशन टू द प्लेस ऑफ द स्टडीज़। आप बताएंगे कि आई विल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। I heard about that Prague and Czech Republic it has very good public transport, so definitely I will use public transport, so it will be cheaper for me, so I would prefer public transport for my daily use. What kind of transport are you going to use in Prague? Again public transport। ठीक है, यहाँ पे आप जो मंथली जो आपका ट्रांसपोर्ट पास है वो 5,550 चेक क्रोन में आप पूरे प्राग के अंदर, पूरे सिटी के अंदर जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ पे आप जो है वो ट्रैम के अंदर, मेट्रो के अंदर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर आप जो है वो उस जोन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, उस मंथली ट्रांसपोर्ट पास के ऊपर। सो इट्स वेरी चीपर हियर इन चेक रिपब्लिक। हाउ मच ट्रांसपोर्टेशन इन प्राग कास्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे रहना चाहेंगे या वापस। डेफिनेटली आई हैव नो प्लान टू स्टे देयर आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, वट एवर, बांग्लादेश, एंड आई विश आई विल बी सर्विंग फॉर माई होम कंट्री। सो इस तरह का जो आंसर है वो आपने देना है कि आप वापस आएंगे और अपने मुल्क के लिए जो है वो सर्व करेंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे। ठीक है, और मे बी यू कैन कंसिडर PhD फॉर फर्दर फॉर योर हायर स्टडीज़। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर we have already done this. Do you want to work in Czech Republic after you finish your studies? No, well, for now I don't have any plan like that. I will definitely prefer my home country and I will come back after completing my studies. Or maybe if I am given a good opportunity, maybe I consider, but I will think about that in future whenever I have any opportunity. तो आपने यही बताना है कि आप वापस आएंगे। ठीक है, आपने स्टे नहीं करना वहाँ पे। उसके बाद हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो मतलब आप किस तरह फाइनेंस करें, आपने बताना है कि आई हैव इनफ फंड्स इन माई बैंक अकाउंट राइट नाउ एंड फॉर माई फर्स्ट ईयर स्टडीज़, एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर आई विल गेट न्यू ट्रांजेक्शन और न्यू क्रेडिट्स फ्रॉम माई फैमिली इफ़ योर फैमिली इज़ गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडीज़। या आप ये भी बता सकते हैं कि आई हैव इनफ फंड्स फॉर माई होल पीरियड ऑफ स्टडीज फॉर 2 years 2.5 years इन योर बैंक अकाउंट ऑलरेडी। आर यू गोइंग टू फाइनेंस। Yes, we have already done. What is the notification process? It's not really important, but it's important because it's the process of student visa. Notification, you should know about notification. Basically, notification is the recognition of foreign education in Czech Republic. If you have completed your intermediate in Bangladesh, India or Pakistan, so it is the process of your intermediate recognition. They will check the value of your intermediate certificate, whether you have studied the subjects that a student study in Czech Republic here. So basically they do a comparison with your subjects you studied in your country and the credit as you studied in your country, and a student who study in Czech Republic here. So it is the recognition process of your foreign education here in Czech Republic. What are the application process? Again, repetition. So apart from these questions, इसके अलावा भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि
इंटरव्यू के एंड पे जो है वो आपसे एक मोटिवेशनल पैराग्राफ भी जो है वो लिखवा सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट से वो लिखवाते हैं कि एक मोटिवेशनल पैराग्राफ लिखे चेक रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। या आपसे कोई, अगर आप फाइनेंस की डिग्री करने चाह रहे हैं, बिजनेस की डिग्री करने चाह रहे हैं, आपसे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व करवा सकते हैं। ये हुआ है, कल मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपसे किसी भी टॉपिक के ऊपर वो एक मोटिवेशनल पैराग्राफ लिखवा सकते हैं, या कुछ और भी करवा सकते हैं, या नहीं भी लिखवा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा एक क्वेश्चनियर जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है। अपने प्रोग्राम के बारे में आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका जो स्टडी प्लान है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक में क्यों जा रहे हैं, प्राग में क्यों जा रहे हैं, आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, स्टडी के दौरान क्या करेंगे, जॉब करेंगे नहीं करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है इनको राइट डाउन करें वन बाय वन, और इनको जो है वो सर्च करके डाटा जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल के डेट्स के साथ इनको लिखें, बुलेट्स के अंदर लिखें सारी इन्फॉर्मेशन, इसको कंपाइल करें एक प्रॉपर, अपने इंटरव्यू से पहले तैयारी करके जाएं, ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है, जो एम्बेसडर है, वो ये फील करे कि बच्चा जो है वो तैयारी करके आया और बच्चा जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स है और इसने वाकई ही सारी रिसर्च की हुई है। आई विश यू वेरी गुड लक, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को जो है वो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।